नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटी विद रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास पर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी भी देश के संविधान के भवन का निर्माण सदैव उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। किसी भी संविधान को समझने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि और उसके इतिहास को जानना होता है। भारत का जो संवैधानिक विकास था वो भारत का संवैधानिक विकास की एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी थी। हम बात करते हैं सबसे पहले अंग्रेजों की। तो भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज आए थे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए थे और भारत में वो आए थे व्यापार करने के लिए। किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। कब आए थे? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे। अब उन्हें व्यापार की अनुमति किसने दी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आते हैं व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने की अनुमति महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें अधिकार दिए गए थे। कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न एक्ट बनाए गए थे। अब जो कंपनी का शासन था, उस कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्ट बनाए गए थे। अब वो एक्ट कौन कौन से थे, आज हम उन सभी एक्टों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के शासन की। तो कंपनी का शासन 1773 से शुरू हुआ था, जो 1857 तक चला था। कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1857 तक चला था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला जो एक्ट बना था वो बना था 1773 में। और तो कौन सा एक्ट था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 से पूरे किसी ऐसी कोई भी विधि नहीं बनी थी जो संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करती है। 1773 से पहले किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया था कि जिससे पूरा भारत की जो शासन व्यवस्था होती थी उसको संचालित किया जा सके। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पहला कदम था, इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था वो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया गया था। तो लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और सुनिश्चित शासन प्रणाली या सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश कब किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं पर। इस अधिनियम द्वारा किस किस प्रकार के परिवर्तन किए गए थे, उन सभी परिवर्तनों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और क्या क्या परिवर्तन हुए? इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। पहले गवर्नर का पद था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था।
मद्रास व बॉम्बे के लिए गवर्नर पद सृजित किया गया था, और मद्रास और बॉम्बे के लिए केवल गवर्नर पद का सृजित किया गया था। और ये दोनों, ये जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। भारत में गवर्नर जनरल था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल, बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब देखो, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वही भारत का गवर्नर जनरल था, और जो बम्बई और जो मद्रास के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का भी गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया था। कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और वो न्यायालय कैसा था? अपेक्ष न्यायालय था। कैसा न्यायालय? अपेक्ष न्यायालय। 26 जुलाई 1774 को फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित, और 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय क्या हो गया था? स्थापित हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? टोटल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अब अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। तो 4 न्यायाधीशों के नाम आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो मुख्य न्यायाधीश तो थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया था, और इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का जो कंपनी पर जो नियंत्रण था वो सशक्त हो गया था, मजबूत हो गया था। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करने के बाद क्या हुआ था कि जो भारत के जो राजस्व, नागरिक और जो सैन्य मामलों की जानकारी थी वो कंपनी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को देना क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। 1773 रेगुलेट एक्ट से और एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया था, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, खुद का स्वयं का व्यापार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वो भारतीय लोगों से किसी प्रकार के कोई उपहार नहीं ले सकते थे और न किसी प्रकार की रिश्वत ले सकते थे। तो उनके निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार लेने और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान कहने वाले थे LR बाली। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसे भारत का प्रथम लिखित संविधान कहने वाले व्यक्ति कौन थे? LR बाली। LR बाली ने कहा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो भारत का प्रथम लिखित संविधान है। अब हम बात करेंगे 1774 के ईस्ट इंडिया एक्ट की। ये तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और अब हम बात करेंगे 1784 का ईस्ट इंडिया अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में, उस एक्ट के अंदर जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर के नाम पर रखा गया था। अब इस 1784 के एक्ट का नाम ईस्ट इंडिया अधिनियम क्यों रखा गया था? क्योंकि वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, पिट्स द यंगर, उनके नाम पर इस अधिनियम का नाम भी ईस्ट इंडिया अधिनियम रखा गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसकी हम बात करते हैं विशेषताओं की। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया था। तो 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्य कार्य थे, उन दोनों कार्यों को क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया। 1773 के द्वारा तो शामिल थे, लेकिन 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा जो कंपनी के राजनीतिक और जो वाणिज्य कार्य थे, उन दोनों को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। इस अधिनियम के तहत भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया था। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा जो जो भारत से संबंधित जितने भी मामले थे, उन सभी मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। कंपनी के राजनीतिक मामलों के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। तो जो कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे, उन मामलों को संचालित करने के लिए, उन मामलों का संचालन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल की स्थापना भी 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा की गई थी। कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल की भी स्थापना की गई थी। तो नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल, इन दोनों की स्थापना, नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों की स्थापना 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा की गई थी। तो जो नियंत्रण मंडल की स्थापना है वो तो की गई थी राजनीतिक मामलों के संचालन के लिए, और निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी, वो की गई थी व्यापारिक मामलों के संचालन के लिए। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक मामलों के संचालन के लिए किसका गठन किया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का या नियंत्रण मंडल का गठन किया गया था। या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्यापारिक मामलों में संचालन के लिए किसका गठन किया गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी। ये किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो 1784 के ईस्ट इंडिया अधिनियम द्वारा किया गया था। इस एक्ट में भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो 1784 के ईस्ट इंडिया अधिनियम द्वारा जो कंपनी के अधीन जो भारत का क्षेत्र था, उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया था, जितना भी कंपनी जिन जिन क्षेत्रों में व्यापार करती थी या कंपनी के अधीन जो जो क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा। अब हम बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। तो पहले 1773 का एक्ट पढ़ा, फिर 1784 का पढ़ा, और अब हम बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, उन्हें आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया था। भारत में स्वतंत्र व्यापार का युग प्रारंभ हुआ था, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे तो स्वतंत्र व्यापार का युग क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। पवित्र खंड नीति 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ब्रिटिश सरकार के पवित्र खंड की नीति के तहत दी गई थी। अब जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उस अधिनियम के अंतर्गत जो इंग्लिश मिशनरी थे, उनको भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी जाती थी, वो दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के पवित्र खंड की नीति के तहत। इस प्रावधान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य चार्ल्स ग्रांट ने लॉबिंग की थी। तो अब अगर भारत में कार्य करना है तो उसके लिए जो अनुमति दी जाती थी, वो दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के पवित्र खंड नीति के तहत। तो ब्रिटिश सरकार की पवित्र खंड नीति क्या थी कि ब्रिटिश इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने वाला जो नीति थी, वो थी पवित्र खंड नीति। और इसकी लॉबिंग किसने की थी, चार्ल्स ग्रांट ने। किसने की थी, चार्ल्स ग्रांट है। अब हम बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, तो 1833 के चार्टर अधिनियम की बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। तो ब्रिटिश भारत की जो केंद्रीकरण की दिशा थी, उस दिशा के अंदर ये जो अधिनियम था 1833 का, वो एक उनका निर्णायक कदम था। कैसा कदम था, निर्णायक कदम था। अब हम बात करते हैं 1833 के अधिनियम की विशेषताओं की। तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसी को 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तब से समूचे देश के प्रशासन का कार्यभार सौंप दिया गया था। तो जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो उसके अधीन तो सिर्फ बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उसके अधीन किया गया था। लेकिन जैसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो सारे देश के प्रशासन का कार्यभार किसे सौंप दिया था? भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति कर दी गई थी। तो व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त करने का प्रयास तो किया था 1813 के अधिनियम में, और 1833 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मेकाले की नियुक्ति की गई थी। और जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी सदस्य थी, उस कार्यकारिणी सदस्य के अंदर पहले 3 सदस्य थे और चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मेकाले की नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड मेकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक भी माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मेकाले को। किसे माना जाता है? लॉर्ड मेकाले को माना जाता है। भारत में कानून को संचालित करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इस 1833 के अधिनियम द्वारा भारत में जो कानूनों को संचालित करने और उनको सुधारने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना भी की गई थी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम को सुभाष कश्यप के अनुसार भारत में केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री कहा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि किस अधिनियम को भारत के केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम को। या प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम को भारत के केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री कहा गया था? तो वो कहा गया था सुभाष कश्यप ने। किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष कश्यप के द्वारा। अब हम बात करते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम की। 1833 के बाद किसकी बात करते हैं? 1853 के चार्टर अधिनियम की बात करते हैं। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। ब्रिटिश संसद के द्वारा जो चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे, उन चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में जो अंतिम अधिनियम था वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। इस 1833 के चार्टर अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? तो 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषताओं की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की बात की गई थी। तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक ही विधानमंडल की स्थापना की बात की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल के जो एक तो विधायी कार्य थे और एक प्रशासनिक कार्य थे, उन दोनों कार्यों को क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया था। इसने सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था का शुभारंभ किया था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए और उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था का शुभारंभ भी किया गया था। किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी। तो विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए कब खोली गई थी? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। इसके लिए 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई थी और इसी सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1854 में एक समिति का गठन किया गया था और वो समिति थी मेकाले समिति। तो मेकाले समिति का गठन कब किया गया था? 1854 में। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था। इसी चार्टर 1853 के चार्टर द्वारा पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने प्रसन्न कुमार टैगोर को गवर्नर जनरल परिषद का सचिव नियुक्त किया था। उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रसन्न कुमार टैगोर को गवर्नर जनरल परिषद का सचिव नियुक्त किया गया था। तो गवर्नर जनरल के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? प्रसन्न कुमार टैगोर को। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। विधान परिषद की पहली बैठक 20 मई 1854 को हुई थी।
तो विधान परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 20 मई 1854 को। इस एक्ट द्वारा EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निश्चित अवधि तक राजनीतिक गतिविधियां संचालन करने का अवसर नहीं दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को निश्चित अवधि तक राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का अवसर नहीं दिया गया था, अर्थात 20 वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं था, 20 वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं था। धन्यवाद। जय हिंद। आगे हम जो आगे के